हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ग्रैब द ज्ञान। आज हम क्लास 10th की साइंस का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चैप्टर का नाम एसिड बेस एंड सॉल्ट्स है। सबसे पहले एसिड बेस और सॉल्ट से स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर स्क्रीन पे अभी, वो है एसिड। एसिड क्या होता है? तो आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा एसिड क्या होता है और बेस क्या होते हैं। ये सुना होगा कि एसिड टेस्ट में खट्टे होते हैं, सोर होते हैं, एंड बेसिस जो होते हैं वो टेस्ट में थोड़ा बिटर होते हैं। तो यहाँ पे मेरे एक डेफिनेशन लिखी हुई है स्क्रीन पे, एक बार उसको गो थ्रू कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। तो अ सब्सटेंस हुज वाटर सोल्यूशन टेस्ट सोर, तो जिसका दिख ही रहा था मैं, मतलब जिसका टेस्ट सोर हो, एंड टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड, जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर दे, उसे बोलते हैं एसिड। ठीक है। एंड न्यूट्रलाइज बेसिस। अब ऐसा होता है कि एसिड और बेस दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, तो एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है और बेस एसिड को। ठीक है। सेम ऐसे ही यहाँ पर बेस की डेफिनेशन दे रखी है। अ सब्सटेंस इज कॉल्ड बेस इफ इट्स एक्वस सॉल्यूशंस टेस्ट बिटर। अगर बिटर टेस्ट किसी सॉल्यूशन का है तो वो बेस हो सकता है। एंड दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? इट टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू। ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। और न्यूट्रलाइज्ड एसिड, सेम वही जो आपने एसिड में पढ़ा। तो एक बार इसको थोड़ा सा याद करने के पर्पज से मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ। एसिड क्या करते हैं? एसिड टेस्ट में कैसे होते हैं? सोर, ये हो गया इनका टेस्ट। और क्या करते हैं लिटमस के लिए? ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ब्लू लिटमस कन्वर्ट हो जाता है रेड में। लेकिन अगर मैं आपको एसिड दूं और साथ में रेड लिटमस दूं, तो क्या रेड ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर रेड किसी और कलर में चेंज होगा? तो यहाँ पर इसका आंसर है रेड रेड ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, ये किसकी बात चल रही है? लिटमस की। सेम अब बात करते हैं हम लोग बेस को लेकर। बेस का टेस्ट कैसा होता है? बिटर। और बेस क्या करते हैं? रेड लिटमस को कन्वर्ट कर देते हैं ब्लू में। यहाँ भी सेम क्वेश्चन, अगर मैं बेस को ब्लू लिटमस दूंगा तो क्या वो कलर चेंज? नहीं, ब्लू कलर ब्लू ही रहेगा और रेड ब्लू में कन्वर्ट तो हो ही रहा है। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। आप कैसे कर सकते हैं? आप अपने लिए बना सकते हैं अपने लिए कुछ फॉर्मूला। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो एसिड बेस, और तीसरा बचा सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता है? एसिड और बेस को मिलाने से, कंबाइन करने से हमें एक न्यू प्रोडक्ट मिलता है, तो उसे हम सॉल्ट बोलते हैं। सॉल्ट क्या होता है? मतलब जो ना एसिड है ना बेस है, जो लिटमस को अफेक्ट नहीं कर रहा, वो एक सॉल्ट है। ये वैसे बहुत अच्छी डेफिनेशन नहीं है सॉल्ट की, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और ये देखते हैं कि एसिड और बेस हैं, हमें कैसे पता लगेगा? हमें मान लो एसिड है कि बेस है पता करना है, तो कैसे पता कर चलेगा? इसके लिए हमारे पास होते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स होते हैं हमारे पास, ये बताते हैं कि कोई भी मीडियम एसिडिक है या फिर बेसिक नेचर का है। इंडिकेटर्स अगर मैं नेचुरल की बात करूं तो हमारे पास होता है लिटमस, और टर्मरिक भी होता है, टर्मरिक भी यूज़ करते हैं। ठीक है, और अगर सिंथेटिक बोले तो फिनोल्फिलीन होता है एक,
और सिंथेटिक में क्या होता है, मिथाइल ऑरेंज भी हो सकता है, तो यहाँ पर लिख देते हैं मिथाइल ऑरेंज होता है एक, ये कैसे हैं, सिंथेटिक, मतलब जो मैन मेड है, जो हम लोगों ने बनाए। और एक होता है फिनोल्फ्थलीन, इसकी थोड़ा स्पेलिंग टफ है, तो PHNNO, फिनोल्फ्थलीन, ठीक है, LIELEIN, ठीक है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ उनके सामने, ये होता है नेचुरल इंडिकेटर और ये होता है सिंथेटिक, या फिर आप ये बोल सकते हो मैन मेड। अब इंडिकेटर बताते हैं उनके कलर चेंज करके कि कोई भी जो सब्सटेंस है वो एसिड नेचर का है या फिर बेस नेचर का है। ये तो आपने पढ़े बेसिक जो इंडिकेटर्स हैं। आपने अभी तक नहीं सुना होगा इसके बारे में, शायद किसी इससे पहले किसी क्लासेस में। एक और इंडिकेटर होता है, उसे बोलते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। उसके बारे में यहाँ पर लिखा होगा कहीं ना कहीं पे, हाँ वो नीचे दिया, देखो यहाँ लिखा हुआ है इसके बारे में। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स सब्सटेंसेस हुज ओडोर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। इनका ओडोर चेंज हो जाता है, मतलब इनकी जो स्मेल है, फ्रेगरेंस है, वो चेंज हो जाती है। अगर एसिडिक नेचर इसको मीडियम में रखते हो तो कुछ और फ्रेगरेंस हो जाती है, और अगर बेसिक मीडियम में रखते हो तो फ्रेगरेंस कुछ और हो जाती है। इसे बोलते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं, क्या क्या एग्जाम्पल है इसके। एक होता है क्लोव और वनीला, और क्या होता है क्लोव वनीला, ये चलो दो बहुत है अभी के लिए, और आपको मिल जाएंगे, आपके एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। तो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स एक न्यू टाइप का इंडिकेटर आपने पढ़ा अभी, ठीक है ना। हाँ एक और होता है अनियन, अनियन होता है वो, जो मैं मिस कर रहा था अभी तक, वो है अनियन। तो ये कैसे हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है, इसके बाद आपकी एनसीईआरटी की बुक में एक छोटा सा हिस्सा दे रखा है, वो मैंने यहाँ पर स्क्रीन में दिखा रखा है, इसको पढ़ लेते हैं, क्या पता इसमें से कुछ आ जाए। तो लिटमस सोल्यूशन इज़ अ पर्पल डाई, यहाँ पर लिटमस के बारे में बताया गया है, विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन, अ प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीज़न थैलोफाइटा। अब ये बायोलॉजिकल टर्म आ चुकी हैं कि थैलोफाइटा फैमिली का है, और इसे कहाँ से लाइचन से एक्सट्रैक्ट करते हैं, किसे, लिटमस को। तो हम लिटमस को लाइकेन से एक्सट्रैक्ट करते हैं, और ये किस फैमिली को बिलोंग करता है, थैलोफाइटा, एंड इज कॉमनली यूज्ड एज एन इंडिकेटर, ये तो हमें पता ही है। When the litmus solution is neither acidic nor basic, its color is purple. तो लिटमस का नॉर्मल कलर कैसा होता है, पर्पल। There are many other natural materials like red cabbage. ओके, रेड कैबेज भी क्या एक नेचुरल मटेरियल है जिसे हम एज इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। टर्मरिक, ये मैंने बताया था अभी आपको। कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स सच एज hydrangea, petunia and geranium, which indicates the presence of acid or base in a solution. These are called acid base indicators or sometimes simply indicators. तो बहुत अच्छा इसमें डिटेल में लिटमस के बारे में बताया है और इंडिकेटर्स के बारे में बताया है, तो इसको आप देख लेना, इसको देख लेना, मैं यहाँ पर इम्पॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ, ठीक है, अच्छा बता रखा है इसमें। चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हाउ डू एसिड्स एंड बेसेस रिएक्ट विद मेटल्स। एसिड और बेस क्या होते हैं हमें पता लग गया है, और अब हमें देखना है कि एसिड और बेस मेटल के साथ रिएक्शन अगर करते हैं तो उस रिएक्शन में क्या होता है। मैंने सामने स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, एसिड की रिएक्शन दिखा रखी है,
एक बार मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ क्या है, एक एसिड दे रखा है। एसिड को जब मेटल से रिएक्ट करवाते हो तो हमें क्या बना के देता है वो, सॉल्ट। एक सॉल्ट देता है और साथ में हाइड्रोजन गैस। ये हमेशा होगा जब भी कोई एसिड और कोई मेटल रिएक्ट करेंगे तो एक सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस हमेशा ही मिलेगा हमें। तो इसके कुछ एग्जांपल दिए हैं। पहला एग्जांपल आपको दिख रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है यहाँ पर और मैग्नीशियम है, दोनों ने रिएक्शन करी। मैग्नीशियम क्लोराइड हमें यहाँ पर मिला है, इसका नाम लिख देता हूँ, मैग्नीशियम क्लोराइड है ये। और हमें मिली है हाइड्रोजन गैस। ये एरो दिखाता है कि ये क्या है, गैस है। क्या दिखाता है एरो, ये गैस है। फिर से एक सेकंड रिएक्शन दे रखी है। देखो ये एसिड है, ये जो यहाँ पर ऊपर पहली रिएक्शन में हाइड्रोक्लोरिक था, ये एसिड था। हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाम से लग रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये मैग्नीशियम मेटल है, ये मेटल होता है। सेम ऐसे ही ये है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, इसे बोलते हैं हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड आपका आयरन से रिएक्ट करता है और क्या देता है हमें, आयरन सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे जी दिखा रहा है गैस को। ठीक है, तो जब भी एसिड और मेटल मिलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन। ऐसे सॉल्ट कोई फिक्स चीज़ नहीं होती है, वो हर किसी रिएक्शन के अकॉर्डिंग बनता है। जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम और क्लोरीन मिले तो मैग्नीशियम क्लोराइड बना दिया, यहाँ आयरन और सल्फेट मिले तो आयरन सल्फेट। सॉल्ट कुछ भी दो मिक्सचर होते हैं, आप धीरे धीरे समझ जाओगे टाइम के साथ इसमें। तो अब ये हमने बात करी एसिड और मेटल की, बट हमने डिसाइड किया था कि इस टॉपिक के स्टार्टिंग में हम क्या पढ़ने वाले हैं, एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ और बेस की रिएक्शन मेटल के साथ। तो बेस के लिए क्या होता है, बेस के लिए भी सेम होता है कि बेस जब मेटल से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देता है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, बेस सभी मेटल के साथ ऐसा रिएक्शन नहीं देता है। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, बेस ऑल्सो रिएक्ट विथ सर्टेन मेटल्स लाइक जिंक और एल्यूमिनियम टू प्रोड्यूस H2 गैस। तो जिंक और एल्यूमिनियम ही ऐसे कुछ मेटल्स हैं जो बेस के साथ रिएक्ट करके हमें सॉल्ट देते हैं और साथ में देते हैं हाइड्रोजन गैस। क्या बोला मैंने, रिपीट कर रहा हूँ, बेस सभी मेटल्स के साथ रिएक्शन नहीं करते। बेस कुछ सेलेक्टेड मेटल्स के साथ ही, बेस कुछ सेलेक्टेड मेटल्स जैसे कि जिंक और एल्यूमिनियम के साथ ही रिएक्शन करते हैं और हमें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है जिंक आपका मेटल है, मेटल ने रिएक्शन करी बेस के साथ, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, का नाम लिख लेता हूँ यहाँ पर मैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो मेटल जब भी बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, लेकिन ये हमेशा पॉसिबल नहीं है, सिर्फ कुछ सेलेक्टेड मेटल हैं जिंक और एल्यूमिनियम, वही ये प्रोसेस दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं मैं आपको बता देता हूँ। वैसे ये थर्ड चैप्टर में आपको पता लगेगा डिटेल में, बट फिर भी मैं एक आपको ग्लिम्स दे देता हूँ। ये रीज़न है क्योंकि जिंक और एल्यूमिनियम कैसे मेटल हैं, यह है एम्फोटेरिक। एक सेकेंड, यहाँ मैंने लिखा हुआ है, ये है एम्फोटेरिक मेटल्स। कैसे मेटल, जो एसिडिक और बेसिक, यहाँ पे प्लस के बदले लिखना चाहिए और, दोनों नेचर दिखा सकते हैं। जो एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर दिखा सकते हैं, जो किसी की भी तरह बिहेव कर सकते हैं। इसीलिए ये यहाँ पर बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। जब ये बेस से रिएक्ट करते हैं तो ये आपको दूसरा नेचर में दिख रहे हैं, और जब एसिड के साथ तो अलग। मतलब अब हमेशा हमें एग्जैक्टली नहीं बोल सकते किस मेटल के लिए क्या होगा, बट ऐसा है, ये एम्फोटेरिक मेटल्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ गया है, हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स
रिएक्ट विद एसिड्स। ध्यान रखना यहाँ पर सिर्फ एसिड के साथ बोला गया है, बेस अभी नहीं बता रखा है। तो बेस के बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के ख़त्म होते ही। पहले हम बात करते हैं कि एसिड के साथ जब कोई मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्शन कर रहा है तो हमें क्या मिल रहा है। तो पहले तो बता दूं कार्बोनेट क्या होते हैं। जिस भी मेटल के साथ CO3 लगा है वो कार्बोनेट है, CO3 को बोलते हैं कार्बोनेट। यहाँ पे मैं रफ बना के लिख लेता हूँ, CO3 इज कार्बोनेट, ठीक है। और HCO3 मीन्स हाइड्रोजन कार्बोनेट। है ना, सोडियम कार्बोनेट है ये। और ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो मेटल कार्बोनेट और एसिड ने रिएक्शन करी, क्या बनाया, सॉल्ट सोडियम क्लोराइड, क्या दिया हमें, वाटर H2O और CO2। ये फॉर्मूला है, ये जो ऊपर लिखे हैं ना रेड बॉक्सेस में, ये फॉर्मूला है, इनको याद कर लेना है हमें। और फिर हमेशा इसके अकॉर्डिंग देखना है कि कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड के साथ हो रही है या फिर किसी एसिड की रिएक्शन सिर्फ मेटल के साथ हो रही है। तो चलो एक बार मैं आपको क्विक रिवीजन के लिए बोल देता हूँ। इससे जस्ट पहले पढ़ा आपने कि अगर एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ होती है तो हमें क्या मिलता है। ठीक है, बहुत टाइम दीजिए मैंने आपको 4-5 सेकंड सोचने के लिए। जब भी एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ होती है तो हमें मिलता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, है ना। ये हमने पढ़ा भी पिछले टॉपिक में। ऐसे ही हम टॉपिक बाय टॉपिक इसको रिवाइज करते रहेंगे तो हमें याद हो जाएगा। और याद करने के लिए बहुत सारे फंडे होते हैं। खैर अभी मैं आपको एक ऐसे ही बता देता हूँ कि आपको अगर कोई चीज़ याद करनी है, एक बार उसे आप आज पढ़ो, फिर उसको 1-2 दिन का गैप दो, फिर दोबारा पढ़ने के बाद उसको ज़्यादा गैप दो, 5-6-7-8 दिन का गैप दे दो, और उसके बाद 15-20 दिन का गैप देके एक बार फिर पढ़ो। 2 से 3 बार पढ़ने के बाद अगर कोई तरीके से आप पढ़ रहे हो तो आपको बहुत अच्छे से वो याद हो जाता है। इसे एक बार ट्राई करो 1 महीने दे के, और बताना कि अगर ये कुछ वर्क कर रहा है नहीं। वैसे जहाँ तक मेरे लिए अभी तक ये बहुत अच्छे से वर्क किया है, और भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको मैंने प्रीवियसली ऑफलाइन पढ़ाया है तो उनके लिए भी ये काम किया था। तो आप अपना फीडबैक मुझे देना। फिलहाल हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक में आगे। जहाँ पर आप देख रहे हो NaHCO3, ये है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ये कौन है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक एसिड के साथ। तो जब कोई मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट किसी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट। सॉल्ट यहाँ पर क्या बन रखा है, सोडियम क्लोराइड। और क्या बनेगा, CO2, CO2 भी मिल रखा है हमको। और क्या मिलेगा, H2O, हमें H2O भी मिला है। तो ठीक है, आपने फॉर्मूला अभी तक याद कर लिया होगा। तो इसके 2 एग्जाम्पल भी आपने कर ही लिए। इसके बाद एक और छोटी सी चीज़ आपकी ये NCERT की बुक में दिया था, मैं उसे ही दिखा रहा हूँ। वो एक्चुअली एक्टिविटी का पार्ट है, एक्टिविटी वाली वीडियो में वो और डिटेल में दिखेगा, बट अभी मुझे स्क्रीन के सामने दिखा तो मैं रोक नहीं पाया, इससे मैंने लिख ही लिया है। तो आओ डिस्कस करते हैं इसको। ऐसा है, किसी एक एक्टिविटी में ऐसा दिखाया गया है कि एक सोल्यूशन के साथ, ये जो हमारा CaOH का होल ट्वाइस है ये वाला, इसे हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे हम स्लेक्ट लाइम भी बोलते हैं। वैसे ये किसका नाम, ये बहुत फेमस नेम है इसका। तो इसमें जब आप क्या करते हो, व्हाट हैपन व्हेन वी पास CO2 फ्रॉम लाइम वाटर। ओके, इसे लाइम वाटर भी बोलते हैं। लो एक नाम और मिल गया, इसके तो नामकरण ही हुए जा रहे हैं, लाइम वाटर। अगर आप लाइम वाटर में CO2 पास करते हो तो क्या मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जो कि एक क्या है, PPT, प्रेसिपिटेशन, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था हमने। ठीक है, तो अगर आपको कभी PPT वाली रिएक्शन देनी हो, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की, तो एक एग्जांपल ये मिल गया आपको, है ना, फर्स्ट चैप्टर से। तो जब स्लेक्ड लाइम में या लाइम वाटर में आप कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हो तो आपको क्या बना के देता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट, वाइट PPT,
इसको ऐसे नीचे डाउन एरो से दिखा सकते हो, इनसॉल्युबल सब्सटेंस है ये, और H2O देता है वो, ठीक है। लेकिन आप वापस कंटिन्यूसली इस पार्ट में, किस पार्ट में, इस वाले पार्ट में अगर फिर से लगातार CO2 पास करते रहोगे तो ये वाला पार्ट होगा, फिर इसे हम बोल रहे हैं एक्सेस CO2, बहुत सारी CO2, ठीक है। उसके बाद हमें क्या मिलेगा, ये न्यू कंपाउंड, ठीक है, दिख रहा है। और ये जो न्यू कंपाउंड बन रखा है ये सॉल्युबल इन वाटर है, ये पानी में घुल सकता है। इससे पहले जो ऊपर बनाया था वो तो PPT बन गया, मतलब प्रेसिपिटेशन बन गया, वो पानी में सॉल्युबल नहीं था, ठीक है। तो आई होप ये समझ गए, बहुत बेसिक है, मैंने बहुत नॉर्मल बता दिया है, इसे मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा इसकी एक्टिविटी वाली वीडियो में, जो आपकी एक्टिविटी वाली वीडियो आएगी, ठीक है। तो आपने याद कर लिया होगा कि एसिड के साथ जब भी कोई मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्शन करता है तो वो क्या करता है। तो आपने अभी तक पढ़ा कि एसिड की रिएक्शन कैसे होती है मेटल कार्बोनेट्स के साथ और कार्बोनेट्स के साथ। अब देखिए बेस का भी सेम ही फंडा होता है। बेस भी, अगर बेस को आप रिएक्ट करवाओगे किसी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से, ठीक है, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ आप, तो वो भी आपको देगा सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। बट ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में नहीं दिखा रखा है और ऐसा बहुत जगह पे बहुत क्लियरली नहीं दिखा रखा है, क्योंकि मैंने आपको बताया इससे पहले टॉपिक में भी, मेटल के साथ बेस का रिएक्शन बहुत कम होता है, क्योंकि कुछ ही ऐसे सेलेक्टेड मेटल हैं जो बेस के साथ रिएक्शन कर पाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये रिएक्शन नहीं दिखा रखी है। बट कुछ जो सब्सटेंस, कुछ मेटल जो करते हैं वो भी सेम ही प्रोडक्ट हमें देते हैं, एक सॉल्ट, H2O और CO2, ठीक है। आई होप आपको अभी तक समझ में आ रहा होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं एक क्लैरिफिकेशन वीडियो फिर से बना दूंगा किसी भी टॉपिक में। अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम दिखता है फिर से, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको डीप में समझाऊँ, बट एक लेवल तक ही डीप जा सकते हैं, हम बेसिक क्लास का नहीं पढ़ सकते बहुत, बट ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। हम चलते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, ये अगर आपको समझ में आ गया है तो। इसके लिए अगर एग्जांपल देना है बेस के साथ का तो मैं एग्जांपल भी दे सकता हूँ। यहाँ पर एग्जांपल आप दे दो बेस के नाम पर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हमें एक ही बेस तो बहुत अच्छे से याद है ना, वही लिख लो फिर से। और मेटल कार्बोनेट में दे दो Na2CO3, और क्या बना दोगे, 2Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, तो बस ये बन गया तुम्हारा। तो ऐसा ही होता है इसमें, वैसे बहुत कम चांसेस है ऐसा कुछ पूछने का, बट माइंड में रखना कि एसिड और बेस की जब मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोकार्बोनेट से रिएक्शन होती है तो सेम प्रोडक्ट ही बनता है। फिलहाल हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। ये तो सबसे अच्छा है, एसिड और बेस आपस में एक दूसरे से कैसे रिएक्ट करते हैं। यहाँ पर दिखा रखा है आपको स्क्रीन पर, एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो बनता है सॉल्ट और वाटर, और इसका एग्जाम्पल भी आपको दिखा रखा है। एसिड के नाम पर आपको क्या मिला है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और बेस के नाम पर वही एकमात्र बेस मिला है जो आपको आता है, वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। और बाद में क्या हुआ, Cl और Na ने रिएक्शन करी और बना दिया NaCl, और H और OH ने रिएक्शन करी, बना दिया H2O। तो आपको क्या मिला, सॉल्ट और वाटर मिला, आपको दो आइटम मिले, ठीक है। बहुत बेसिक है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं था, बहुत सिंपल टॉपिक है ये। तो हम आगे बढ़ते हैं, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा इतना। मैं इसको रेड बॉक्स में पैक कर दे रहा हूँ ताकि आप इसको एज अ फॉर्मूला ट्रीट करो और इसको याद कर लो। एसिड और बेस मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, ठीक है। तो अगला टॉपिक हमारा है रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड्स।
रिएक्शन ऑफ मेटलिक ऑक्साइड विद एसिड्स। चलिए इसको करते हैं। तो मैंने फॉर्मूला आपको लिख के दे ही रखा है कि मेटल ऑक्साइड जब भी एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बना के देंगे हमें, सॉल्ट प्लस वाटर। अभी मैं इसमें एग्जांपल नहीं लिख रहा हूँ, आप अपनी बुक से ढूंढ के ये करना, ये आपके लिए होमवर्क है, तभी आपकी कुछ मेहनत लगेगी तो आप देखोगे, अदरवाइज सब मैं लिख के दे दूँगा तो फिर आलसी बन जाओगे तुम लोग। तो ये होमवर्क है कि इसके लिए एग्जाम्पल आप ढूंढ के लाओ, ठीक। अब यहाँ पर एक नोटिस करने वाली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे पहले आपने पढ़ा एसिड और बेस मिलके क्या बनाते हैं, एसिड और बेस मिलके बनाते हैं सॉल्ट एंड वाटर, है ना। ये अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा आपने। और यहाँ भी आप नोटिस कर रहे हो कि मेटल ऑक्साइड और एसिड मिलके भी क्या बना रहे हैं, सॉल्ट और वाटर। तो यहाँ पर ये एसिड है, यहाँ भी है, बस एक बेस के बदले यहाँ कौन आ गया, मेटल ऑक्साइड। इससे क्या प्रूव होता है कि बेस, इससे प्रूफ होता है कि जो मेटल ऑक्साइड है वो कैसा बिहेव कर रहे हैं, बेस बिहेवियर, बेसिक नेचर दिखा रहे हैं, वो कैसा बिहेव कर रहे हैं जैसे कि वो बेस होंगे। तो इससे पता लगता है कि मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के हैं। इसीलिए आपको कोई भी रिएक्शन ऐसी नहीं दिखेगी जहाँ बताया हो कि मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन बेस के साथ करा के हमें सॉल्ट और वाटर मिलेगा। इसीलिए यहाँ पर लिखा है रिएक्शन ऑफ मेटलिक ऑक्साइड विद एसिड्स, विद बेस नहीं लिखा है, बेस नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि बेस तो वो खुद होते हैं, मेटलिक ऑक्साइड खुद बेस है, और वो फिर बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन होगी नहीं, बेस की बेस के साथ रिएक्शन क्यों होगी। तो इसीलिए हम बेस की रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इसे हटा देते हैं। आप समझ गए होंगे, आइडिया आपको आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसी के साथ अब चलते हैं हम अगले पॉइंट पे अपने। ये मैं बहुत जल्दी में करा दे रहा हूँ ऐसा, और ऐसा नहीं कि मैं बहुत जल्दी कर रहा हूँ तो कुछ मिस हो रहा है, बट जितनी ज़रूरत है मैं उतना ही पढ़ा रहा हूँ। हमें फालतू लाइन बाय लाइन पढ़ना नहीं है, जो इम्पोर्टेंट होता है मैं पहले से ही नोट डाउन कर लेता हूँ, तो ऐसा है नहीं कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। फिलहाल चलते हैं हम लोग मेटलिक ऑक्साइड, मेटलिक ऑक्साइड विद बेस। अब यहाँ आप देखो फिर से कि आपने देखा है एसिड और बेस मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर। तो बेस तो यहाँ दिख रहा है, सॉल्ट वाटर भी है ही, कौन मिसिंग है, एसिड। इसका मतलब नॉन मेटलिक जो कंपाउंड है या सब्सटेंसेस हैं नॉन मेटलिक ऑक्साइड के, वो किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, एसिड की तरह बिहेव कर रहे हैं। इसका मतलब आज से कोई पूछेगा आपसे नॉन मेटलिक ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं, तो एसिडिक नेचर के होते हैं, वो एसिड होते हैं। और ऐसे ही अगर मेटलिक ऑक्साइड किसी ने पूछा, मेटलिक ऑक्साइड इससे पहले वाला, तो मेटल ऑक्साइड क्या होता है, बेस होता है, ठीक है। ये याद करने की चीज़ें हैं। इसी के बिहाफ पे आपकी नई कुछ रिएक्शंस आपको दे दी जाएंगी कंफ्यूज करने के लिए, तो अपने माइंड में क्लियरिटी लेके चलो कि मेटल ऑक्साइड जितने भी हैं वो बेसिक नेचर के हैं, और जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड है वो एसिडिक नेचर के हैं, ठीक है। अभी और हमें आगे दिखेगा कि कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है। देखो मेटल तो आपको साफ दिख रहे होंगे, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और आयरन, ये सब जितने भी हैं आपके, ये मेटलिक ऑक्साइड बनेंगे। नॉन मेटलिक क्या हो सकते हैं, क्लोरीन, ऑक्सीजन, ये सब नॉन मेटल में आते हैं, है ना। और भी हैं बहुत सारे, बस मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो नॉन मेटलिक का बिहेवियर कैसा होता है, एसिडिक बिहेवियर के होते हैं, ठीक बात है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अब अगले टॉपिक की ओर। मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। व्हाट हैपन टू एन एसिड और बेस इन वाटर सोल्यूशन। तो ये लाइन अभी लिखी है, अभी इसको स्किप करो, इस पे ध्यान मत दो, मैं जो पढ़ा रहा हूँ पहले उसको देख लेना। तो व्हाट हैपन्स टू एन एसिड और बेस इन वाटर सोल्यूशन, जब ना आप एसिड को पानी में मिलाते हो
तो क्या होता है, उसमें से H प्लस आयन्स आते हैं। इसे मैं थोड़ा और डिटेल में समझाता हूँ आपको, है ना। जैसे मान लो आपने HCl लिया, ये तो एसिड होता है, आपको पता ही है, और इसे आपने पानी में मिलाया H2O। तो क्या होता है, यहाँ से HCl के दो पार्ट होते हैं, एक H प्लस बनता है, एक Cl माइनस बनता है। तो ये जो H प्लस है ये H2O के साथ रिएक्शन करके बनाता है H3O प्लस। प्लस क्यों, क्योंकि इसके ऊपर प्लस लगा है, प्लस चार्ज है, और साथ में Cl माइनस। तो जो आपका एसिडिक नेचर होता है किसी भी एसिड में, वो इसी H3O प्लस आयन की वजह से होता है। इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं इसका नाम, मैं अलग से चमका देता हूँ, हाइड्रोनियम आयन। ये इसकी वजह से एसिडिक नेचर होता है। या फिर आप इसको, बहुत लोग बोलते हैं कि H प्लस आयन की वजह से होता है, H प्लस आयन की वजह से। बट H प्लस अकेले एग्जिस्ट नहीं करता, H प्लस अकेले एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए हम बोलते हैं कि हाइड्रोनियम आयन की वजह से किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन में एसिड दिख रहा है, मतलब वो जो बिहेवियर शो हो रहा है वो हाइड्रोनियम आयन या H प्लस आयन की वजह से शो होता है। ठीक है, तो टॉपिक है एसिड और बेस पानी में मिलकर कैसे बिहेव करते हैं। तो ये है कि जब भी एसिड आपका पानी में मिलता है तो वो हाइड्रोनियम आयन या फिर H प्लस आयन शो करता है, और यही उसकी एसिडिक नेचर को दिखाते हैं। ये तो बताया हमने एसिड के बारे में। अब बात करते हैं हम लोग बेस के बारे में। तो जब कभी आप बेस को पानी में मिलाते हो तो क्या होता है, ठीक है। जैसे मैं आपका बताऊं, एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, NaOH आपका एक बेस है, इसे पानी में मिलाते हैं तो ये अपने आयन्स में टूट जाता है, Na प्लस और OH माइनस। तो जितने भी बेस हैं उनमें ये आयन मिलता है, OH माइनस, ठीक है। तो इसी OH माइनस की वजह से वो बेसिक नेचर को शो कर पाता है, ठीक है। तो हमें पता लग गया एसिड जो होते हैं वो कौन सा आयन शो करते हैं, H प्लस, या फिर आप बोल दो H3O प्लस आयन। और बेस जो होते हैं वो कौन सा आयन शो करते हैं, OH माइनस आयन, ठीक है। तो पानी में मिलने के बाद ये आयन दिख पाते हैं। देखो, अगर आप बिना पानी के चेक करोगे तो बिना पानी के पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आयन्स कहाँ जाके दिखना स्टार्ट होते हैं, किसी सॉल्यूशन में जाके, लिक्विड सॉल्यूशन में जाके। कोई ड्राई सरफेस पे आपको आयन शो नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये हमने कर लिया यहाँ तक। अभी एक और लाइन जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में स्किप करवाई है उसे भी देख लेते हैं, वो भी अच्छा है। एक नंबर तो उसमें से आ ही जाता है बहुत बार। बेसेज विच आर सॉल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्काइल्स। तो बेसेज विच आर सॉल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्काइल्स। जो बेस वाटर में सॉल्यूबल है उनको एल्काइल्स बोलते हैं। आपने ये वर्ड पहले भी सुना होगा, हो सकता है तब तक क्लियर ना हो, बट आप समझ जाओ कि जो बेस भी पानी में घुल पा रहा है वो एल्काइल्स है। अभी तक आपको पता लग गया है कि हाँ, एसिड में H प्लस या हाइड्रोनियम आयन होता है और बेस में OH हाइड्रोक्साइड आयन होता है। तो अब इसके बिहाफ पे एक चीज़ देखते हैं हम लोग, कि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था एसिड और बेस आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। अब इसका रीज़न देखते हैं। मान लो कोई एसिड है और एसिड में H प्लस आयन तो है ही, तो हम मानते हैं कि उसमें एक X है और H तो होगा ही होगा, H प्लस आयन है ये, ठीक है। ये H प्लस आयन है, ये X है। और बेस है, बेस का नाम Y रख लो, और उसमें OH आयन होगा, है ना। तो क्या होता है, यहाँ से H और OH मिलते हैं,
और क्या बनाते हैं, वाटर H2O, और सिर्फ वो बचा हुआ XY मिलके क्या बनाता है, सॉल्ट। ठीक है, इसका एग्जांपल देखें फिर से, वही बेसिक एग्जांपल जो तुम्हें पहले से ही पता होगा। एसिड के नाम पर हमने क्या यूज़ किया था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, और बेस के नाम पे क्या यूज़ किया था, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ से H+ आयन और यहाँ से OH- आयन आपस में दोस्ती हुई, क्या बना, H2O। दिख रहा है H2O, एक H यहाँ, एक H यहाँ, एक O। और Na और Cl हैं हमारे वो X और Y जो साथ में मिल जाएंगे और क्या देंगे, NaCl। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे रिएक्शंस होती हैं। फिलहाल अब हम चल रहे हैं कि कैसे पानी को एसिड और बेस के साथ मिलाते हैं। बेस, वो बेस जो पानी में मिल सकते हैं उनको हम बोलते हैं एल्काइल्स, हमने पढ़ लिया। अब देखो प्रोसेस एसिड और वाटर की मिलाने की। मान लो एक और जो तरीका है वो मैं बता रहा हूँ आपको, कि एसिड में जब पानी मिलाते हैं तो हमेशा पहले पानी रखते हैं और उसके ऊपर एसिड को मिलाते हैं। जैसे अगर ये एक कंटेनर है तो पहले इसमें आपको वाटर रखना होगा और दूसरे कंटेनर से एक दूसरा कंटेनर लोगे, उससे आप क्या, एसिड को इसमें गिराओगे। ठीक है, धीरे धीरे। ऐसा क्यों, मतलब एक और तरीका भी हो सकता था, आप ये भी कर सकते थे, वरना कि आपने एक कंटेनर में भर के एसिड लिया और आप किसी दूसरे कंटेनर से इसमें वाटर डाल रहे हो। तो ये वाला जो प्रोसेस है ये नहीं करना होता, और ये वाला हम कर सकते हैं, ये सही होता है। इसका रीज़न है, वैसे ये क्वेश्चन भी है आपकी बुक का, बट कोई बात नहीं, अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ। तो जब आप वाटर में एसिड मिलाते हो, ये जो रिएक्शन होती है ना एसिड और वाटर के मिलने की, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। यहाँ पर लिख लेते हैं, रिएक्शन ऑफ वाटर विद एसिड इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब जिन लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा हुआ है सही से, उन्हें पता होगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं जिसमें हमें हीट मिलती है, जो रिएक्शन हीट रिलीज़ करती हैं। ठीक है, एनर्जी रिलीज़ करती है हीट की फॉर्म में, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसका और एग्जांपल क्या है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, रेस्पिरेशन हमने पढ़ा था। रेस्पिरेशन भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। तो क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और आप बहुत सारा पानी लेके उसमें एसिड डालते हो, तो एसिड की कुछ बूंदें स्टार्टिंग में जो गिरेंगी पानी में, पानी उनको जल्दी से क्या कर देगा, अपने अंदर डिज़ोल्व करके, थोड़ा जो हीट ज़्यादा निकलने वाली होगी पानी उसको ठंडा रखेगा, है ना। पानी का तो नेचर होता है ठंडा रखने का, तो वो जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उसको कंट्रोल में रखेगा। बट यहाँ देखो कि एसिड ही एसिड है, और एसिड में 4-5 बूंद पानी गिरी, मान लो स्टार्टिंग में तो कुछ पानी ही गिरेगा, थोड़ा अमाउंट ही गिरेगा, और एसिड ज़्यादा होगा, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो वो बहुत तेज़ी से ब्लास्ट भी हो सकता है। ब्लास्ट मतलब इन द सेंस कि वो उसके पानी के जो बूंदें हैं वो इधर उधर बाहर गिर सकती हैं, और जो रिएक्शन जो भी ये लैब में अगर कोई कर रहा होगा उसके हाथ में या चेहरे पे ही वो बूंदें गिर सकती हैं, जो कि एक बुरी चीज़ है। तो इसीलिए कहते हैं कि हमेशा वाटर में एसिड को मिलाना चाहिए, ना कि एसिड में वाटर को। तो मुझे लगता है कि मैं भले ही थोड़ा टूटा फूटा समझा पाया हूँ, लेकिन मैंने समझाने की कोशिश की, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिलहाल हम बताते हैं कि जो प्रोसेस है पानी में एसिड मिलाने की प्रोसेस है, इसको बोलते हैं डाइल्यूशन, है ना। आप इस चीज़ को क्या करते हो, डाइल्यूट करते हो। दिस प्रोसेस
नोन एज डाइल्यूशन। कौन सी प्रोसेस? एसिड में पानी मिलाने की प्रोसेस। अच्छा, बेस और पानी में कोई भी ऐसी एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं होती है, तो उसके बारे में इतना हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। मेन एसिड और वाटर के बारे में था, वो हमने किया। ठीक है, ये डाइल्यूशन भी हो गया आपका वाटर के साथ। और अगर दो टाइप की टर्म होती है, देखो, अगर बिना पानी मिलाए आपने उसको रखा है, बिना डाइल्यूट किए, तो वो होता है कंसनट्रेट। और अगर आपने सब पानी मिला दिया तो क्या हो गया? वो डाइल्यूट हो गया। ठीक है ना? ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, इसको लिखने की ज़रूरत है नहीं, वैसे इसको हटा दो। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अब अगला टॉपिक आपका है हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन। हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है, कितना स्ट्रॉन्ग है वो? तो सिंपल सी बात है, अगर एसिड है तो जितने उसमें H प्लस आयंस या फिर हाइड्रोनियम आयंस जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा वो एसिडिक होगा। और अगर बेस है तो जितने ज़्यादा उसमें हाइड्रोक्साइड आयंस होंगे उतना ज़्यादा वो बेसिक नेचर का होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इसे नापने के लिए हम अब ऐसे नाप तो सकते नहीं, बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है, थोड़ा है, ये अप्रोप्रिएट वर्ड्स नहीं है इन सब सिचुएशंस में। तो एक यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाया गया, उसे बोलते हैं पीएच स्केल। क्या बोलते हैं? पीएच स्केल। पीएच स्केल की जो वैल्यू होती है वो होती है 0 से लेके 14 तक। तो 0 से लेके 7 तक का जो एरिया है ये होता है एसिडिक, एसिडिक नेचर दिखाता है यहाँ तक का। 7 अपने आप में न्यूट्रल होता है। ठीक है, यहाँ पर है न्यूट्रल, और इसके आगे बेसिक नेचर। इसका मतलब मैं फिर से बता देता हूँ कि अगर कोई 0 से लेके 6 तक नंबर तक जिसका पीएच नंबर है, पीएच वैल्यू अगर किसी की 0 से 6 है तो वो एसिड नेचर का है। अगर 7 है तो वो न्यूट्रल है, और 7 के बाद 8 से लेकर वो अगर 14 तक है तो वो बेस है। ठीक है, हाँ, अगर 6.9 भी है तो भी वो क्या होगा? एसिड होगा। और अगर 7.1 भी है तो वो बेस है। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप? तो ये एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, यूनिवर्सल स्केल होता है, जो पीएच स्केल, जो बताता है कि कौन ज़्यादा एसिडिक है, कौन कम। इसे और डिटेल में समझते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लो मैं एक स्केल बनाऊँ यहाँ पर, और इसमें ये 7 नंबर है, ये आपका 0 है, और ये आपका 14 है। यहाँ बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये समझना है कि कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, कौन ज़्यादा बेसिक नेचर का। यहाँ तो हो गए हमारे एसिड। तो जितना ज़्यादा, जितना ये कम नंबर होगा, अगर ये जगह यहाँ पर 0 वाला एरिया होगा तो ये मोर एसिडिक है, ये मोर एसिडिक है। और यहाँ को जाते हुए ये लेस एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, और ये तो न्यूट्रल है ही। इस एरिया में क्या है? ये मोर बेसिक नेचर का है, और इधर होते हुए जाएगा तो ये लेस बेसिक होता जाएगा। मतलब 9 नंबर यहाँ पर वीक बेस होगा, वीक बेस। और 13 नंबर या 14 नंबर है तो स्ट्रॉन्ग बेस। सेम यहाँ भी है, 6 जो होगा वो वीक एसिड होगा,
और यहाँ 0 या 1 अगर कुछ है तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और आपकी बुक में एक अच्छा सा स्केल दिखा रखा है, तो वो आप देख सकते हैं एनसीईआरटी की बुक में। फ़िलहाल में मुझे आपको एक बात और बतानी है, वो ये है कि एसिड हो या बेस, एसिड हो या बेस, यहाँ मान लो एसिड है और यहाँ बेस है, जो उसका नेचर होता है, वो जो पीएच स्केल होता है, वो सिर्फ और सिर्फ H प्लस आयन देखता है। यहाँ H प्लस आयन ज़्यादा होते हैं तो ये स्केल ऐसे गिरता हुआ आता है। आपके बुक में ऐसा एक ग्राफ बना हुआ दिख जाएगा आपको, ठीक है। अब इससे क्या दिखता है, इसको अगर मैं पूरा बंद करके रखूँ तो इसमें ये समझ में आता है कि यहाँ H प्लस आयन जितने ज़्यादा हैं तो ये एसिडिक ज़्यादा है। H प्लस आयन धीरे धीरे कम होते गए तो यहाँ से बेसिक नेचर हो गया, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये दिखा रहा है OH माइनस को। यहाँ OH माइनस बहुत कम थे और ये बढ़ते रहे। जब OH माइनस आयन बहुत ज़्यादा हो गए तो ये बेसिक नेचर दिखाने लग गया, ठीक है। बट पीएच स्केल मेनली सिर्फ और सिर्फ पीएच स्केल सिर्फ H प्लस आयन को देखता है। इसका मतलब ये है कि बेस में भी, बेसिक नेचर वाले सॉल्यूशन में भी H प्लस आयन होते हैं बट कम होते हैं, लेस। H प्लस आयन हैं बट कम हैं, और यहाँ हाई नंबर ऑफ H प्लस आयन होते हैं। अब बात समझे कि अगर एसिड की बात मैं कर रहा हूँ तो एसिड आपका जो है उसमें H प्लस आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन बहुत ज़्यादा होंगे, और धीरे धीरे अगर आप बेस की ओर बढ़ते हो तो वो H प्लस आयन्स का नंबर कम हो जाएगा, धीरे धीरे कम होता रहेगा। और जो स्ट्रॉन्ग बेस है उसके लिए H प्लस आयन सबसे कम होंगे। बट ऐसा नहीं है कि बेस में H प्लस आयन होता ही नहीं है। जैसे अभी हमने पढ़ा इससे पहले कि एसिड में H प्लस आयन होते हैं और बेस में OH माइनस। तो इसका मतलब ये नहीं कि एसिड में OH माइनस नहीं हो सकता, ये भी होता है बट बहुत कम। और इसका मतलब ये नहीं कि बेस में H प्लस आयन नहीं हो सकता, H प्लस आयन होता है बट बहुत कम। तो पीएच स्केल जो आपका है वो सिर्फ और सिर्फ H प्लस आयन के बिहाफ पर चलता है। तो बेस वो होते हैं जिसमें H प्लस आयन बहुत कम है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक ये जैसा भी मैंने अभी तक समझाया थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। बाकी अगर नहीं समझ में आया है, बहुत टेंशन वाली बात नहीं है। विद टाइम आपको धीरे धीरे एक्सपर्टीज़ होती जाएगी, आप इसको बहुत अच्छे से समझ जाओगे। अभी कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। ये पहला चैप्टर है जो कॉन्सेप्ट बेस है, अभी कॉन्सेप्ट बेस चैप्टर चल रहा है। इसके बाद हम करेंगे एक्टिविटी और इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज, बहुत कुछ करेंगे, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ा अभी तक पीएच के बारे में, और हमने देखा कि कम पीएच जिसका होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, और ज़्यादा पीएच 7 से ज़्यादा किसी का होता है तो वो बेसिक नेचर का होता है। अब हम देखेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर एवरीडे लाइफ। तो सबसे पहला इसमें जो टॉपिक आपकी बुक में दिया है वो दिया है, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव। तो इसके बारे में सीधे बताता हूँ मैं कि जो हमारी बॉडी है वो 7 से लेके 7.8 पीएच तक काम करती है, ठीक है। ये किसकी बात बता रहा है, आवर बॉडी, ठीक है। तो हम लोगों के लिए 7 से लेके 7.8 तक का पीएच है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं थोड़ा सा स्लाइटली बेसिक मीडियम का है। और रेन वाटर अगर उसका पीएच 5.6 से कम है तो जो रेन वाटर होता है वो एसिड रेन कहलाती है। वो रेन जिसके वाटर का पीएच लेवल 5.6 से कम होगा, ठीक है।
अगर pH 5.6 से कम है तो रेन कैसी रेन कहलाएगी? एसिड रेन कहलाएगी। ठीक बात है। और यही एसिड रेन की वजह से क्या होता है कि ये एसिड रेन का पानी जब नदी नालों में या फिर ओशियन में जाता है तो वो जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं जैसे मछली वगैरह और भी बहुत सारे पानी में जो रहते हैं एनिमल्स, उनकी लाइफ को थोड़ा हार्ड कर देता है, उनके लिए टफ हो जाती है लाइफ थोड़ा। तो सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट देखते हैं हम लोग। सेकंड पॉइंट है पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ये हमने बायोलॉजी में पहले भी पढ़ा है कि खाने को पचाने के लिए हमारा जो पेट है उसके अंदर कुछ जूसेस रिलीज़ होते हैं हमारी बॉडी से। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उनमें से मेन है जो खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। तो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी रीज़न से ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो रिलीज़ होता है वो ज़्यादा हो जाता है, तो हमारे पेट में क्या हमें लगता है एसिडिटी हो रही है। बहुत सारा एसिड जब हमारे पेट में होता है तो हम बोलते हैं एसिडिटी हो गई। तो एसिडिटी हो गई तो आपको पता है एसिड को गायब करने के लिए हमें इसके ऑपोजिट वाली पार्टी को लाना पड़ेगा। वो कौन है? बेस। तो हम लोग फिर बेस को कंज्यूम करते हैं जिससे कि एसिडिटी ख़त्म हो जाए या फिर कम हो जाए। तो बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। आपकी बुक में दिया है एक एंटासिड्स नाम से, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं उसको, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसे बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है। तो ये एक एंटासिड्स है एंड जो हमारे पेट की एसिडिटी को कम कर सकता है, एक माइंड बेस है ये। ठीक। इसके बाद थर्ड टॉपिक है टूथ डिके का, दांत के झड़ने का, दांत टूटने का प्रोसेस। अगर हमारे माउथ का पीएच अगर माउथ का पीएच कम है, कितनी वैल्यू से? 5.5 से, तो हमारे जो दांत होते हैं, जो दांत होते हैं वो झड़ने लगते हैं, टूटने लगते हैं। ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। आपको अपने मुंह के अंदर का जो पीएच है वो मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, इसमें आपको एनसीईआरटी की बुक में एक बहुत क्लियरली कुछ 2-3 अच्छी बातें और समझाई हैं जो थोड़ा इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। पहला तो ये हो गया कि 5.5 आपका से कम अगर आपका पीएच है तो आपके दांत झड़ने का प्रोसेस, टूथ डिके जिसको बोलते हैं, वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद बताया है कि ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा होता है कि आप खाना खाते हो, आपके मुंह में कुछ मतलब खाने के पार्टिकल्स रह जाते हैं, वो अपने आप में एक एनर्जी होती है, ग्लूकोज होता है। तो जो हमारे मुंह के अंदर बैक्टीरिया होते हैं वो उनको डिग्रेड करके उससे क्या करते हैं, कुछ ऐसा बनाते हैं जिससे कि हमारे मुंह का पीएच लेवल थोड़ा कम हो जाता है। तो मुंह का पीएच लेवल कम हो जाता है, उससे इक्वेट बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, टूथपेस्ट करते हैं, उसमें बेस होता है। ठीक है। तो उससे ये ठीक हो सकता है, प्रिवेंटिंग हो सकती है उससे। इसके बाद जो चौथा टॉपिक दे रखा है वो दे रखा है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल। तो ऐसा है, कभी आप चींटी या फिर मधुमक्खी या ततैया वगैरह कुछ भी आपने देखा हो, उनसे बहुत बार कटे होंगे, बेवजह आप उनको छेड़ते हो तो आपको काटेंगे वो है। तो वहाँ भी क्या होता है, वो भी कुछ केमिकल का यूज़ करते हैं आपके ऊपर। जब आपको कभी मधुमक्खी का डंक लगता है तो वो भी क्या करती है, आपको कुछ एक एसिड आपकी बॉडी में रिलीज़ कर देती है। ठीक है। जिससे क्या होता है, हमें पेन होता है और कभी कभी थोड़ा हल्की स्वेलिंग भी होती है। तो उस सिचुएशन में वो क्योंकि एसिड हम पे रिलीज़ करती है, तो उस सिचुएशन में उसको ठीक करने के लिए हमें एक माइल्ड बेस यूज़ करना चाहिए, जैसे बेकिंग सोडा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब क्योंकि
हम लोग बहुत तेज़ हो गए हैं, हम लोग को समझ में आ गया कि टूथपेस्ट हमारा बेसिक नेचर का है, तो लोग टूथपेस्ट भी रगड़ देते हैं। बहुत जगह देखा है मैंने ऐसा। कुछ नहीं हुआ तो टूथपेस्ट रगड़ लो, इंडियन रेमेडीज़ हैं, हम लोग तो कर सकते हैं, कोई नहीं। इसके बाद एक और एक होता है ग्रीन ग्रास टाइप की होती है। वो ग्रास कैसी होती है, उसमें भी उसके जो पत्ते होते हैं उनसे आपको कुछ डंक सा लगता है। ठीक है, वो पहाड़ों में मिलती है, मोस्टली जंगली एरिया में होती है। तो उसको नॉर्मल तो यहाँ पर जो नाम दिया है वो दिया है नेटल, बट हिंदी में उसे बोलते हैं बिच्छू घास। और अगर आप पहाड़ के हो, जैसे मैं तो पहाड़ का हूँ ऑलरेडी, तो उसको हमारे यहाँ हम बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में सिसौड़। तो उससे काफ़ी मतलब एसिड टाइप का रिलीज़ होता है, और वो आपकी पूरी बॉडी में, उस एरिया में जितने में वो लगता है पूरा रेड रेड कर देता है, काफ़ी खुजली होती है और जलन होती है। हाँ, तो वहाँ भी आपको बेस का यूज़ करना चाहिए। ये बात हमें बचपन में पता नहीं थी, अब पता लग गई है। ठीक है, तो ये चौथा आपका पॉइंट था इसमें। इसके बाद आपको, अब अगर आप एनसीईआरटी की बुक देख रहे हो, तो जो नेटल जिसकी हम बात अभी कर रहे थे उसके बारे में थोड़ा डिटेल में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं वहाँ पर उसको। मैं इसको एक बार कवर कर लूँगा एक्टिविटी वाली वीडियो में। फ़िलहाल मैं इसको भी यहीं पर छोड़ रहा हूँ। इसके बाद आपकी बुक में कुछ नेचुरल सोर्स और उसमें मिलने वाले एसिड के बारे में दिखाया है। तो जैसे विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, ऑरेंज में साइट्रिक एसिड होता है, और टैमरिंड में टार्टरिक एसिड है, टोमेटो में ऑक्जेलिक, सोर मिल्क में लैक्टिक, लेमन में साइट्रिक, आर्ट स्टिंग में मैथेनोइक एसिड, और नेटल स्टिंग में भी मैथेनोइक एसिड। नेटल मैंने अभी जो जिस घास के बारे में बात करी उसके बारे में यहाँ पे बता रखा है। तो यहाँ तक हो गया, आपके सभी कुछ हो गया, पीएच और एसिड बेस सब कुछ यहाँ पर निपट गया है। ये जो आपने अभी तक ये पार्ट पढ़ा है, ये इस पूरे चैप्टर का 50% हुआ। बाकी का जो मेन 50% बचा हुआ है वो अब आने वाला है, वो है सॉल्ट। क्योंकि अब एसिड बेस आपने छोटी क्लासेस में पढ़ लिया, वो बहुत हो गया जितना पढ़ना था आपने, उसका इतना बड़ा हिस्सा आपने पढ़ा, वो 50% ही कवर किया है नंबर वेटेज के अगर मैं अकॉर्डिंग देखूँ तो। अब जो आप पढ़ने वाले हो सॉल्ट वाला हिस्सा, वो 50% का वेटेज लेके इसमें है। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में, सॉल्ट वाले पार्ट में। तो मैंने जैसे कि आपको अभी बताया कि सॉल्ट वाला पार्ट 50% वेटेज रखता है नंबर के अकॉर्डिंग। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड पहला इसमें सॉल्ट दिया है। पहले आपको सॉल्ट का बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ। जो बेसिक सॉल्ट हम हमेशा से बहुत वेल नोन है वो है सोडियम क्लोराइड, NaCl। इसके बारे में आपने बहुत सुना पढ़ा होगा और सब जानते भी हो, अच्छे से घर में खाते भी हो। नमक बोलते हैं इसको ना, सोडियम क्लोराइड को। सॉल्ट है ये, जो हम घर में यूज़ करते हैं। तो यही सॉल्ट है जो हम मान सकते हैं कि हमारे इस चैप्टर में मिलने वाले सभी सॉल्ट का एक ओरिजिन है। ठीक है, ये सॉल्ट मिलता है जो NaCl होता है, ये खारे पानी में, ओशियन में रहता है। और जब धीरे धीरे वो सूखने लगता है तो ये लेयर सी बन जाती है, बाद में माइनिंग के थ्रू इसको निकाला जाता है धीरे धीरे। अभी हमें उतनी डिटेल में नहीं जाना है इसकी कि ये कैसे बनता है, कैसे माइनिंग करते हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ पढ़ना है कि हमें जो सॉल्ट इस चैप्टर में दे रखे हैं वो कैसे बनते हैं, उनके यूजेस क्या हैं, ठीक है, और उनके केमिकल नेम क्या हैं, ये सब हमें देखना है। तो सबसे पहले जो इसमें दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। वैसे तो ये कोई सॉल्ट है ही नहीं, आप लोग को पता है, ये एक बेस है। ठीक है, ये सॉल्ट नहीं है। तो फिलहाल अभी देखते हैं ये कैसे बना। अभी सॉल्ट नहीं है, बस इसको पढ़ना है। इसके बाद इसकी वजह से जो हमें मिलने वाला कंपाउंड है उससे और सॉल्ट बनने हैं, इसीलिए इसको पढ़ना पड़ रहा है। तो कैसे बनते हैं देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बना, ऐसा है। सबसे पहले इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखो, मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आप देख पा रहे हो, ये पूरा जो सॉल्यूशन है, ये ब्लू कलर का पानी का, ये है NaCl का सॉल्यूशन। ठीक है,
सोडियम क्लोराइड का, जो मैंने अभी आपको बताया ना, बेसिक है, ओरिजिन है हमारे सभी सॉल्ट के लिए, ये उसका सोल्यूशन है। इसे बोलते हैं ब्राइन। क्या बोलते हैं इसको? ब्राइन। ब्राइन किसको बोलते हैं? एक्वस सॉल्यूशन। हाँ, मेरी एक्वस की सॉल्यूशन स्पेलिंग ठीक नहीं है, बट आप समझ जाना। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज नोन एज ब्राइन। अब इसमें देखो सेटअप क्या रेडी कर रखा है कि एक बर्तन में पूरा एक स्पॉट यहाँ से ओपन है जहाँ से क्लोरीन निकल रहा है, एक ये H2, और यहाँ से ब्राइन अंदर आया, ठीक है। और एक एनोड लगा है जो कि पॉजिटिव होता है, और एक कैथोड लगा है जो कि नेगेटिव होता है। और इसके इस दूसरी साइड से हमें क्या मिल रहा है? NaOH। बट ये मिल कैसे रहा है मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ से ब्राइन जाता है, ब्राइन मतलब मैंने आपको बताया NaCl का एक्वस सॉल्यूशन। अब NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है तो क्या क्या होगा? NaCl होगा और H2O होगा। इसमें NaCl Na प्लस और Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, और H2O भी आपको पता है H प्लस और OH माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। फिर धीरे धीरे ये Na और ये OH आपस में मिलके क्या बनाते हैं? NaOH, वो यहाँ निकल जाते हैं ब्राइन कंटेनिंग NaOH में, ठीक है। और बचा कौन? क्लोरीन और हाइड्रोजन। तो क्योंकि क्लोरीन जो है नेगेटिव है, क्लोरीन कैसा है देखो, Cl के ऊपर कौन सा साइन लगा हुआ है? नेगेटिव। तो ये नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव के पास, क्योंकि ऑपोजिट अट्रैक्ट। तो ये पॉजिटिव के पास जाएगा, इस साइड को, एनोड की साइड को, और यहाँ से निकल जाएगा बाहर को। अपने अकॉर्डिंग कलेक्ट कर लेंगे और जहाँ यूज़ करना है वहाँ यूज़ करेंगे। सेम ऐसा ही आप देख रहे हो इस साइड में, यहाँ हाइड्रोजन के लिए स्पेस है, हाइड्रोजन है, पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव होता है कैथोड। तो ये धीरे धीरे अपने ऑपोजिट की ओर जाएगा, और यहाँ से क्योंकि ये गैस है तो ये बाहर निकल जाएगा। आपको यहाँ बीच में मेम्ब्रेन दिख रही है, मेम्ब्रेन समझते हैं आप, एक जाली टाइप की कह सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा था, इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत ही इसमें इम्पोर्टेंस मान सकते हैं। बट एक क्वेश्चन आ सकता है ब्राइन के ऊपर, व्हाट इज़ ब्राइन, और थोड़ा बहुत क्या पता पूछ ले, इसलिए मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने इसको लेस इम्पॉर्टेंट बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग इसे पढ़ोगे ही नहीं। चांसेस कम है कि इससे पूछेंगे, बट चांसेस तो हैं। जब तक थोड़े भी चांसेस है तो आपको पढ़ना उसको है। तो ये हमने पढ़ लिया किसके बारे में? सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। हमें मिल गया है, जो देखा आप कहाँ मिला, ये मिला हमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH यहाँ बन के आ गया, मिल गया हमें, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक क्या है हमारा? अगला टॉपिक हमारा है ब्लीचिंग पाउडर। इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा। ब्लीचिंग पाउडर बहुत ज़्यादा सुना होगा आप सभी ने, इसके बहुत सारे यूज़ होते हैं, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2, ठीक है। अब इसका केमिकल नेम थोड़ा दिया नहीं है NCERT में, बट जो मुझे मिला है वो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या कहीं कहीं पे ये भी दिखा रखा है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। इसके बाद अब देखो ये बनता कैसे है। तो इसका मेन फॉर्मूला मैं रेड से लिख दे रहा हूँ ताकि आप इसको भूलो ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है आपके पास, इसमें आपने क्लोरीन को पास करवाया, तो इसने क्या बना दिया? CaOCl2 प्लस H2O, ठीक है। ये इसका मेन फॉर्मूला है CaOCl2 के बनने का, और यही CaOCl2 हमारा क्या है? ब्लीचिंग पाउडर है, ठीक है ना। तो क्या किया आपने? आपने कुछ नहीं किया, आपने
जो ब्राइनम क्लोराइड, ब्राइन से क्लोरीन हमने निकाला था थोड़ी देर पहले ऊपर वाली एक्टिविटी, सॉरी मतलब ऊपर वाले पॉइंट में, तो उस क्लोरीन को आपने क्या किया, ड्राई स्लेक्ड लाइम के ऊपर प्रोसेस करवा दिया और उससे आपको क्या मिल गया, CaOCl2, है ना। इसको बोलते हैं स्लेक्ड लाइम, में हमने पहले भी बात की है इसके बारे में। तो स्लेक्ड लाइम से आपने क्लोरीन को पास करवाया, उसमें आपको क्या बना के दिया, ब्लीचिंग पाउडर। ये आपको याद करना पड़ेगा कि कैसे बना, इंपॉर्टेंट क्या क्या होते हैं मैं आपको लिए लिख देता हूँ यहाँ पे। इन सॉल्ट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूँ। सॉल्ट का उसका केमिकल नेम इंपॉर्टेंट है, उसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, उसका क्या फॉर्मूला है और कैसे बना, और उसका यूज़ क्या है, ये ठीक, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें है। तो ब्लीचिंग पाउडर के बारे में आपने पढ़ लिया, उसका नेम हो गया, केमिकल नेम हो गया, फॉर्मूला हो गया, हाउ इट्स मेड हो गया, यूज़ भी, अच्छा यूज़ नहीं हुआ है, अब यूज़ देखते हैं। यूज़ क्या है इसके, यूज़ ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। पहला यूज़ तो है फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनिन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ब्लीचिंग, देखो हमने जो सुना है, पहले हम सिंपल सिंपल वो याद करते हैं, बुक का तो हम पढ़ ही लेंगे, बट आपने सुना होगा पहले भी कि पानी साफ करने में ब्लीचिंग पाउडर यूज़ होता है, ठीक है। तो टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, ठीक है। एक यूज़ तो ये है इसका। दूसरा है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज, तो दो ही लिख दे रहा हूँ यहाँ पर मैं भी, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्री। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर के बारे में आपने पढ़ लिया कैसे बना। स्लेक्ड लाइम में क्लोरीन को प्रोसेस, जब आपने क्लोरीन को पास करवाया उससे आपको मिला CaOCl2 प्लस H2O। तो ये आपने पढ़ लिया पहला ब्लीचिंग पाउडर। अब एक अगला पॉइंट है और इसका नाम है, ये न्यू दोस्त आ रहा है जो आपका, बेकिंग सोडा। ये भी सुना सुना लग रहा होगा, घर में खाना बनता है ना, बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं खाने बनाने में, खाने को क्रिस्पी बनाने में इसका यूज़ करते हैं शायद, क्रिस्पी पकौड़े, है ना। तो अब इसका भी फॉर्मूला लिखो, पहले फॉर्मूला क्या है बेकिंग सोडा का, फॉर्मूला है NaHCO3, और इसका नाम क्या है, नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये तो सिंपल सा दिख रहा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब ये कैसे बनता है, इसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ डायरेक्ट में। जब आप NaCl, इसका मतलब सोडियम क्लोराइड के ब्राइन सॉल्यूशन में CO2 पास करोगे अमोनिया की प्रेजेंस में, ये NH3 क्या होता है, अमोनिया, उससे आपको क्या बन के मिलता है, अमोनियम क्लोराइड, और साथ में सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यहाँ पे नाम लिख दूँ, ये है अमोनियम क्लोराइड, और ये तो है हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।
ठीक है, तो ये डब्बे में पैक कर देना है अपने को। ये फॉर्मूला याद रखना है हर हाल में। इससे हमें क्या मिल गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो हमारा अभी मेन कंटेंट है जो हमें बनाना है, NaHCO3। यह है बेकिंग सोडा। ठीक है, तो यहाँ तो ये हो गया। अब देखो इसके यूजेस, यूज़ क्या है इसकी। पहला यूज़ तो पता लग गया ना, पकौड़े क्रिस्पी करने में, पकौड़े बनने इससे। और इसका एक यूज़ है, ये फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ होता है। क्या लिखे हैं, यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, आग बुझाने में काम आ रहा है एक तो। उसके बाद क्या है, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड्स। तो ये एंटासिड्स में भी यूज़ किया जा रहा है। एंटासिड कौन है, जो एसिडिटी को कम करते हैं। ठीक है, यूजेज एज एंटासिड। ठीक है, एंटासिड कौन है, जो एसिडिटी को कम करते हैं। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में एक पॉइंट दिया है, फर्स्ट पॉइंट यूज़ ऑफ बेकिंग सोडा में। एक बार उसको पढ़ के समझने की कोशिश करना। बहुत सिंपल लाइन दी है, वहाँ पर सब कुछ समझाया हुआ है। मैं उसको यहाँ पर अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो यूज़ चाहिए हमें, 2 यूज़ चाहिए होते हैं, वो हमने लिख दिए है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे वॉशिंग सोडा की ओर। किसकी ओर, वॉशिंग सोडा। अभी मैं कुछ जानबूझ के भी कुछ चीज़ें स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि वो भी हम जब इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज करेंगे वहाँ पर वो आ जाएंगी। तो हम बार बार रिपीट करने से बचने के लिए कुछ चीज़ें मैं जानबूझकर मिस कर रहा हूँ अभी। तो आप टेंशन मत लेना, हम कुछ भी इस चैप्टर में मिस नहीं करने वाले हैं एंड तक। आप एंड तक देखते रहिए, सब कुछ कवर होगा, अच्छे से डिटेल में होगा। और मुझे उम्मीद है कि अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको, ऐसा कि आप भूल ना पाओ उसको एग्ज़ाम तक के लिए एटलीस्ट, और कभी ना भूल पाओ। वैसे तो ये हमारे हमेशा ही काम आता है। तो वॉशिंग सोडा देखते हैं। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला लिखो पहले। इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 डॉट 10H2O। इसमें वाटर के ये पार्टिकल को दिखा रहा है 10H2O। ठीक है, कितने मोल वाटर है इस पर। और इसका नाम क्या होता है, इसका नाम देखते हैं सोडियम कार्बोनेट। हाँ, ये सिंपल है, सोडियम कार्बोनेट नाम ही होगा इसका। तो ये कैसे बनता है ये देखते हैं पहले। देखो, इससे पहले जो आपने बेकिंग सोडा देखा, उसमें सोडियम कार्बोनेट बना था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बना था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो बेकिंग सोडा को रखा आपने, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, और उसको करा हीट। और हीट करने के बाद वो आपको मिला इन 2 पार्ट में, Na2CO3 जिसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, और उसने हमें दिया H2O, और साथ में दिया कार्बन डाइऑक्साइड। इससे हमें मिल गया Na2CO3। और बाद में इस Na2CO3 को हमने क्या किया, प्रोसेस करवाया 10H2O के साथ, और इसने क्या बना के दिया, Na2CO3 डॉट 10H2O, जिसको आज अभी हम क्या बोल रहे हैं, वॉशिंग सोडा। तो इस पूरे बॉक्स को याद करना है अपने को, है ना। मेन फाइनल प्रोडक्ट तो हमारा ये है वॉशिंग सोडा। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, वॉशिंग सोडा मिल गया, मज़ा आ गई। ठीक है, मिल गया वॉशिंग सोडा। तो बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी।
बस मैंने बताया जितना पढ़ने के लिए वो हमें याद होना चाहिए और वो हमें समझ में आना चाहिए अच्छे से। तो यूज़ ऑफ वॉशिंग सोडा क्या है? अ, इसका यूज़ होता है ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री में। तो मैं इसका यूज़ लिख रहा हूँ पहले। यूजेस है ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री में। और सेकंड यूज़ क्या होगा? इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स। अच्छा, एक सबसे अच्छा यूज़ ये है इसका, यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। आपको पता है पानी में हार्डनेस होती है जिसकी वजह से झाग नहीं बन पाता। बहुत बार आपने देखा होगा, आप साबुन लेके पानी में घिसते रहते हैं लेकिन झाग नहीं बनता। वो रीज़न होता है वो पानी हार्ड होता है। तो हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। देखो, मैं सिर्फ दो दो यूजेस ही लिख रहा हूँ, तो आप अपनी एनसीईआरटी की बुक पढ़ो, उसमें यूज़ देखो। अभी मैं हमारे जो एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर दो ही यूज़ पूछते हैं, इसे दो यूजेस ही पढ़ा रहा हूँ। आप एडिशनल पढ़ना चाहो तो एनसीईआरटी की बुक में है। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, और आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं? जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। पहले हम पढ़ रहे हैं जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला क्या है? जिप्सम को ढूंढ लो पहले। CaSO4.2H2O। तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट इसको बोलते हैं, ये जिप्सम है। अब इसको जब आप 373 केल्विन पे गर्म करते हो ना, तो ये क्या बना देता है? ये बनाता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। जैसा आपने ये जिप्सम लिया CaSO4.2H2O, इसको आपने हीट दी 373 केल्विन पे, तो ये क्या बन जाता है? CaSO4.12H2O। और इसे हम बोलते हैं, ये तो जिप्सम है, ये तो जिप्सम है ना, बट ये जो मिला हमें इसे हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। शॉर्ट में इसको पीओपी भी बोलते हैं। अब इसका यूज़ कहाँ होता है? जब किसी की हाथ पैरों में हड्डियों में फ्रैक्चर आता है तो प्लास्टर लगता है ना, तो ये इसी मटेरियल का बनता है। और इसके अलावा जैसे जो घर की जो सीलिंग्स बनती है ना, छत में जो आप डिज़ाइनिंग करवाते हो, वहाँ भी ये प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ होता है। तो यहाँ आपने पढ़ लिया कि जिप्सम से कैसे बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, और अगर इन केस प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम बनाना हो तो आप क्या करोगे? CaSO4.12H2O लोगे, जिसे हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इसमें 1.5 पानी ऐड करोगे और बन गया जिप्सम वापस से। तो उसी को घुमा फिरा के हमारा काम हो गया। ऐसा करने से बन गया जिप्सम। ये हमें मिल गया कौन? जिप्सम। और यहाँ हमें मिला था प्लास्टर ऑफ पेरिस। अच्छा, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम क्या है वो देखो। तो इसका ये नाम बहुत पूछते हैं एग्जाम में, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ठीक है, ये इसका नेम है। अब चलते हैं यूज़ में। यूज़ आपने पता कर ही लिया। देखो, दो यूज़ होते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के, मैंने आपको बता दिया। एक, जब हड्डियाँ वड्डियाँ कुछ टूट जाती हैं तो उसमें प्लास्टर जो लगता है वो इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस का बनता है। और साथ में
आपकी छत की सीलिंग्स आप डिज़ाइन करवाते हो ना, तो बहुत सारे डिज़ाइन देखें, वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनते हैं। ठीक है, कुछ खिलौने वगैरह भी बनते हैं, डेकोरेशन में काम आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो यहाँ से इसको आप देख सकते हो। ठीक है, तो मुझे लगता है कि हमने सब कवर कर लिया है, और अभी कुछ बचा होगा तो मैंने आपको बता दिया पहले ही कि इंटेक्स आएगी, इंटेक्स की वीडियो आएगी, एक्सरसाइज के लिए एक नई वीडियो आएगी, और एक्टिविटीज़ के लिए अलग वीडियो आएगी इस चैप्टर की। हर चैप्टर के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ 4-4 वीडियो कम से कम आए, उसके बाद एडिशनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के अलग आएंगे, तो हम वहाँ डिटेल में और समझ लेंगे उसे। फिलहाल आज के लिए इतना काफ़ी है, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। ठीक है, तब तक आप पढ़ते रहो इन वीडियो से, जो समझ में ना आए वो पूछ लेना।